अधीरा को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अधीरा इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया था। पुलिस भी आई थी वहां। कुछ देर बाद अधीरा का फोन लेके उसके भाई को कॉल किया जाता है। अधीर जो अभी घर पहुंचा था वो काफी खुश लग रहा था, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसकी पीहू उसके पास जो आने वाली थी उसे ये ही लग रहा था, इसलिए वो काफी खुश था। तभी उसका फोन बजता है, जिसे सुनकर अधीर फोन देखता है तो अधीरा का कॉल देखकर जल्दी से कॉल पिक करता है और बोलता है, हाँ जल्दी लेके आओ पीहू को। सामने से आवाज आती है, सॉरी सर, बार जिसका ये फोन है ना, उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है जिसे उन्हें काफी चोट आई है और उसे हम हॉस्पिटल लेके आए हैं, तो आप भी जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए। जीवन हॉस्पिटल काल्पनिक नाम। अधीर जैसे ही ये सुनता है उसके होश उठ जाते हैं और वो जल्दी से बाहर की तरफ भागता है और कार में जाके बैठ जाता है और खुद ही ड्राइव करता है। वहीं दूसरी तरफ शीला जी काफी रो रही थी और धनुष जी उसे शांत कराने पर लगे थे, पर वो है कि मान ही नहीं रही थी। वो बार बार रो रही थी और धनुष जी को देख बोल रही थी, आपकी वजह से मेरा बेटा ऐसा हुआ है, देखा नहीं कैसे सबको मार रहा था, जैसे उसके सामने किसी की जान की कोई अहमियत नहीं हो। उन लोगों को मारते हुए उसके चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं आई, कैसे बेरहमी से सबके मार रहा था। सब आपकी वजह से हुआ है, इतना बोल के शीला जी धनुष जी को डांट रही थी। धनुष जी शीला जी की बात सुनकर बोलते हैं, अरे इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने उसे थोड़ी ना बोला था कि ऐसा बन जाए। तभी शीला जी बोली, नहीं सब आपकी वजह से ही हुआ है, अगर आप उसके साथ ऐसा नहीं करते तो वो हमें छोड़कर नहीं जाता और ऐसा नहीं बनता। तभी धनुष जी शीला जी को सीने से लगा के बोलते ही, देखो मैं जनता हूँ मुझसे गलती हो गई है, पर उस टाइम मुझे जो सही लगा वो मैंने किया था। मुझे क्या पता था कि इन सब के पीछे इतनी बड़ी साजिश चल रही है। वो गई गलती उस टाइम पर नहीं किया मैंने त्रियांश पर भरोसा, पर अगर मैं वह नहीं करता तो त्रियांश की जिंदगी बर्बाद हो जाती। शीला जी झट से बोली, फिर अब क्या है, हाँ अब कौन सी उसकी जिंदगी सुधरी हुई है, देखा नहीं उसको कैसा हो गया है, मेरा बेटा किसी जल्लाद से कम नहीं लग रहा था। धनुष जी शीला जी को चुप कराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर शीला जी है कि चुप हो ही नहीं रही थी। कैसे कैसे करके धनुष जी शीला जी को चुप कराते हैं और उन्हें सुला भी देते हैं और एक गहरी सांस लेके रूम से बाहर निकल जाते हैं। धनुष जी घर से बाहर निकलकर गार्डन में चले जाते हैं खुद को शांत करने के लिए। वो यहाँ वहाँ घूम ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र आनंदी जी पर जाती है, जो वही कुछ दूरी पर बैठी थी और कुछ सोच रही थी। आनंदी जी को देखकर धनुष जी अपनी आंखों को कस के बंद करते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी उन्हें आनंदी जी की आवाज़ आती है, भाई साहब। धनुष की कस के अपनी आंखों को बंद करते हैं। तभी आनंदी जी उनके पास आके बोलती है, भाई मुझे मेरी पीहू अभी के अभी मेरे पास चाहिए। धनुष की आनंदी जी की बात सुनकर अपनी आंखों को खोलकर उसे देखते हुए बोलते हैं, और क्या करोगी, उसे अपने पास लाकर उस अधीर को दे दोगी। आनंदी जी रोते हुए बोलती है, नहीं भाई, पर आपने देखा ना आपका बेटा कितना बड़ा शैतान है, मैं मेरी बेटी को वहां नहीं रख सकती हूँ, कुछ भी हो जाए मेरी बेटी मेरे पास चाहिए मुझे। धनुष जी एक गहरी सांस लेते हैं और आनंदी जी को समझाते हुए बोलते हैं, देखो आनंदी, अगर पीहू को यहाँ लाया भी गया तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसे उस अधीर से बचा पाऊंगा। देखा नहीं तुमने आज क्या हुआ, इनके आदमी मेरे धनुष ओबरॉय के बॉडीगार्ड पर भारी पड़ गए। तुम्हें लगता है मैं या तुम पीहू को अधीर से बचा पाएंगे? नहीं, हम उसे नहीं बचा पाएंगे। जब तक वो त्रियांश के पास है तब तक वो सेफ है। तभी आनंदी जी बोलती है, आप कैसे कह सकते हो कि मेरी बेटी आपके उस शैतान बेटे के पास सुरक्षित है? देखा नहीं आज आपने अपने बेटे को, वो कोई इंसान नहीं है। इतना बोलकर आनंदी जी वहीं बैठकर रोने लग जाती है। धनुष जी उसे रोता देखकर बोलते हैं, नहीं आनंदी, पीहू ठीक है, मेरे नज़र है पीहू पर, तुम उसकी चिंता मत करो, हम जल्द से जल्द इसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, तुम प्लीज़ रोना बंद करो, देखो मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी आनंदी जी रोते हुए बोलती है, कब ठीक होगा भाई, ये सब कब ठीक होगा? इतना बोलकर आनंदी जी रोते हुए धनुष जी को देखती है और घर के अंदर चली जाती है। धनुष जी आनंदी जी को जाते हुए देखते हैं और अपना सिर पकड़कर एक चेयर पर बैठ जाते हैं। अगली सुबह त्रियांश का रूम सुबह के 8 बज रहे थे। त्रियांश अभी तक सो रहा था। तभी बाहर से धूप की किरण अंदर आती है जो सीधा त्रियांश के चेहरे पर बढ़ती है, जिससे त्रियांश की नींद खुल जाती है। वो अपनी आंखों को खोलता है और बेड से नीचे उठने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है। वो अपनी नज़र बेड पर डालता है पर उसे पीहू कहीं नहीं दिखती है। त्रियांश की आंखें छोटी हो जाती है। वो अपनी नज़रों को पूरे रूम में घुमाता है पर उसे पीहू कहीं नहीं मिलती है। तभी वो वॉशरूम के डोर को देखता है जो बाहर से बंद था। तभी उसे अपने पैर पर कुछ गीला गीला महसूस होता है और बहुत सॉफ्ट सी चीज़ उसे अपने पैरों पर लगती है। त्रियांश जल्दी से अपने ऊपर का ब्लैंकेट हटा देता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से निकल जाता है, ये कौन सा सोने का तरीका है, क्या लड़की है।
त्रियांश अपने आंखों को छोटा करके पीहू को देखता है और बोलता है, बड़ी अजीब लड़की है, कोई ऐसे सोता है, भला ये क्या कोई सोने का तरीका है। तभी त्रियांश की आंखें और छोटी हो जाती है और उसे थोड़ा अजीब लगने लगता है। उसके अंदर एक अलग सा एहसास होने लगता है और वो पीहू को देखता है जो अपना मुंह त्रियांश के पैरों में डालकर और अपने दोनों पैरों को त्रियांश के चेस्ट पर रखकर सो रही थी। पीहू का मुंह त्रियांश के पैरों में था और वो कुछ तो बदबद रही थी। त्रियांश को उसकी आवाज़ तो हल्की हल्की आ रही थी, पर क्या बोल रही है वो उसे पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि पीहू काफ़ी धीरे धीरे बोल रही थी। इसलिए त्रियांश पीहू का पैर देखता है जो उसे चेस्ट पर रखे थे, जिसे देखकर एक पल के लिए तो त्रियांश ईमान डोल गया, पर त्रियांश ने खुद को कंट्रोल किया और पीहू को देखते हुए गुस्से से बोला, ये लड़की जरूर कुछ कांड करवा के मानेगी। इतना बोल के त्रियांश पीहू का पैर एक साइड करता है और अपने कान पीहू के पास लेके जाके सुनने लगता है, जो पीहू हल्के से बदबद रही थी। पीहू नींद में ही अपने होठों पर अपनी जीभ फेरते हुए बोल रही थी, आइसक्रीम, चॉकलेट, डोरा केक, बर्गर, ये सब बोलते हुए वो त्रियांश के पैरों को काट रही थी। पीहू ये सब सपना देख रही थी, उसे सामने में ये सब दिख रहा था, वो उसे मजे से खा रही थी सामने में, पर हकीकत में तो वो त्रियांश के पैरों को ही अपने छोटे छोटे दांतों से काट रही थी, जिसे देख त्रियांश की आंखें और छोटी हो जाती है। त्रियांश पीहू को बड़े अजीब नज़रों से देखते हुए अपने आप से बोलता है, सपने में क्या क्या खा रही है, पर यहाँ मेरे पैरों को चबा रही है। इतना बोलकर त्रियांश पीहू को उठाने लगता है, हे लिटिल गर्ल उठो, पर पीहू तो हाथी घोड़े बेचकर सो रही थी। त्रियांश के उठाने से भी वो नहीं उठ रही थी। त्रियांश को गुस्सा आता है क्योंकि उसके दांतों की हरकत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। त्रियांश को दर्द नहीं हो रहा था, पर इस अलग सी सिहरन उसके शरीर में हो रही थी, जिसे को कब से कंट्रोल कर रहा था। त्रियांश के उठाने से भी पीहू नहीं उठी तो वो अपना एक हाथ आगे करता है और पीहू को पेट से पकड़ के उठा लेता है और बेड पर ठीक से सुला देता है। इस तरह से उठाने से पीहू थोड़ा कसमसाने लगती है, पर बेड पर फिर से आते ही सी जाती है, जिसे देख त्रियांश अपना सिर ना में हिला देता है और अपने पैर को देखता है जहाँ पीहू का सलाइवा लगा हुआ था और उसके छोटे छोटे दांतों के निशान थे, जिसे देख त्रियांश एक गहरी सांस लेता है और उठकर वॉशरूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अधीर की हॉस्पिटल के बाहर आके रुकती है और वो जल्दी से भागते हुए अंदर जाता है और रिसेप्शन पर अपने भाई के बारे में पूछता है कि अभी कुछ देर पहले यहाँ कोई एक्सीडेंट का केस आया है क्या, वो पेशेंट कहाँ है। वो रिसेप्शनिस्ट अधीर को बता देती है तो अधीर भागता हुआ उस तरफ जाता है जहाँ अधीरा का ऑपरेशन चल रहा था, क्योंकि उसे काफ़ी चोट आई थी। अधीर को कुछ समझने नहीं आ रहा था क्योंकि उसके बॉडीगार्ड में से एक भी बॉडीगार्ड वहाँ नहीं था और नहीं उनका नमो निशान मिल रहा था। अधीर ने यहाँ आने से पहले ही उन सब की इन्फॉर्मेशन भी निकालवा ली थी, पर उन सब का कोई नामो निशान नहीं था। तभी एक डॉक्टर बाहर आता है तो अधीर उसे देख बोलता है, कैसा है मेरा भाई। डॉक्टर उसे देख बोलते हैं, अभी खतरे से बाहर है, पर कहा नहीं जा सकता है कि कब तक होश आएगा, क्योंकि उन्हें काफ़ी चोट लगी हुई है और किसी ने उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। इतना बोल के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, पर अभी भी अधीर के दिमाग में यही बात घूम रही थी कि किसी ने उसे बहुत बुरे तरीके से मारा है। ये सुनते ही उसका खून खौल जाता है और उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा देखने मिलता है जो काफ़ी खतरनाक था। तभी वह एक लड़का आता है, वो अधीर को देखता है तो 2 कदम पीछे हो जाता है। अधीर बिना पीछे देखे अपनी डरावनी आवाज में बोलता है, पता करो पीहू को कौन लेके गया है, किसकी इतनी हिम्मत की उसने अधीर के भाई को मारा है, वो भी 1 बार नहीं 2 बार, क्योंकि उस वक्त भी वो पीहू को ही लेने गया था और कल भी वो पीहू को ही लेने गया था। जल्द से जल्द ये बता करके मुझे बताओ, मैं भी तो देखूं कौन है जिसने अधीर सिंह के भाई को मारा है। थोड़ा नर्म क्या हो गया मैं, वो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लग गया है, पर अब उसे पता चलेगा कि अधीर सिंह कौन है और वो क्या क्या कर सकता है। जाओ जाके जल्द से जल्द सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, मैं भी तो देखो कौन है वो इंसान जिसके दम पर ये धनुष ओबरॉय उड़ रहा है। इतना बोल के वो ईवल स्माइल करते हुए तिरछा होके पीछे देखता है, जिसे वो लड़का डर के और 2 कदम पीछे चला जाता है और बोलता है, जी बॉस मैं पता करता हूँ। इतना बोल के वो लड़का जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है, ये तो फिर से अपने पहले वाले रूप में आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वीर नीचे बैठा कब से ऊपर की तरफ देख रहा था और अपने आप से बोलता है, जब से ये लड़की आई है तब से ये त्रियांश कुछ ज्यादा नहीं सोने लग गया है। पहले तो रात रात भर जागता रहता था और अब देखो सुबह के 8 बज गए हैं, अभी तक रूम से बाहर नहीं आया है। पता नहीं वो मासूम सी बच्ची ठीक है कि नहीं, कि उसे इस लंबे बालों वाले राक्षस ने खा लिया। तभी वो खुद के बोले हुए शब्द पर गौर करता है और अपने सिर पर मारते हुए बोलता है, क्या उस बच्ची के साथ रहते रहते तू भी उसके डे से बोले जा रहा है। वही रूम में त्रियांश नहा के बाहर आता है, उसने अपनी कमर
पर सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था और अपने एक हाथ से अपने लंबे लंबे बालों को छोटे वाले टॉवल से पोंछते हुए बाहर आता है। उसके मस्कुलर बॉडी पर अभी भी पानी की बूंदें थी। त्रियांश की नज़र बेड पर जाती है जहां पीहू अभी अभी उठकर बैठी थी और अपने छोटे छोटे हाथों से अपने छोटे छोटे आँखों को मर रही थी, जिसे वो सच में एक 5 साल की बच्ची लग रही थी। जिसे देख त्रियांश के होठों पर हल्की सी स्माइल आती है जो उसे ही नहीं पता चला है, पर उसकी वो हंसी कुछ पल की ही थी, क्योंकि तभी पीहू अपने आंखों से अपने छोटे छोटे हाथों को हटा के सामने देखती है और फिर से अपने छोटे छोटे हाथों को अपने चेहरे पर रखकर त्रियांश को देख बोलती है, शेम शेम नंगे पुनग्गे लंबे बालों वाले राक्षस अंकल। ये सुन के त्रियांश की आंखें फिर एक बार छोटी हो जाती है और वो पीहू को घूर घूर के देखने लगता है, जो अपने छोटे से चेहरे पर अपने छोटे हाथों को रखकर त्रियांश को शेम शेम राक्षस अंकल कर रही पीहू अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अपने छोटे से चेहरे को कवर करके रखा था और बोल रही थी, शेम शेम राक्षस अंकल, नंगी पुंगी राक्षस अंकल। त्रियांश को उसकी बातें सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथ में जो छोटा टॉवेल पकड़ा था वो वहीं पर फेंक देता है और गुस्से से पीहू के पास आता है और उसके सामने जाके किसी दीवार की तरफ खड़ा हो जाता है। पीहू जो अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने चेहरे को ढक रखा था, वो अपने एक उंगली को अपने आंखों से थोड़ा सा हटा के सामने देखती है तो उसे त्रियांश उसके सामने दिखता है, जिसे देख पीहू और जोर से चिल्लाती है, आ नंगे पुंगे राक्षस अंकल, जाओ जाके पहले कपड़े पहनो, ऐसे नहीं घूमते घर में नंगे पुंगे होके। मेरी मम्मी कहती है ये बैड मैनर्स होते हैं और ऐसे किसी के सामने भी नहीं जाते हैं नंगे पुंगे होके। त्रियांश को गुस्सा तो आ रहा था पर वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो चुपचाप निकल जाता है अपने क्लोजेट रूम में और जाकर कपड़े पहनने लगता है और अपने आप से बोलता है, सच में ये लड़की बच्ची ही है, इतना अच्छी बॉडी देखकर भी इसे कुछ नहीं हुआ। लड़कियां मेरी बॉडी देखने के लिए मरती है और इसे देखने मिल रहा है तो मुझे नंगा पुंगा बोल के मुझे सिखा रही है, घर में ऐसे नहीं घूमते हैं। मैं कहा घर में घूम रहा हूँ, मैं तो अपने कमरे में हूँ। इतना बोल के त्रियांश अपने कपड़े पहने लागत है और फिर रुक जाता है और अपने आप से बोलता है, मुझे क्या हो गया है, मैं कीव से बातें कर रहा हूँ और उसके कहने से मैं कीव कपड़े पहने आ गया। ये घर मेरा है, ये रूम भी मेरा है, मैं जैसे चाहूँ वैसे घूम सकता हूँ। और वैसे भी मैं कहाँ नंगा पुंगा घूम रहा था, टॉवेल तो लपेट के बाहर आया था। तभी त्रियांश खुद पर गुस्सा करते हुए बोलता है, त्रियांश क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है, नंगा पुंगा तू भी क्या पागल हो गया है उस लड़की के बोलने से। त्रियांश इतना बोल के जल्दी से अपने कपड़े पहन लेता है और बाहर की तरफ आता है जहां पीहू बैठी थी। पीहू त्रियांश को देखते ही उसके आंखों में चमक आ जाती है, जिसे देख त्रियांश को पता नहीं कब खुशी महसूस होती है कि उसे देखने भर से पीहू की आंखों में चमक आ गई थी, पर उसका ये भ्रम पीहू जल्द ही तोड़ देने वाली थी। पीहू त्रियांश को देख अपनी आंखों में चमक लिए बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल ये डोर खोलो ना, मैं कब से खोल रही हूँ पर ये खुल ही नहीं रहा है, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, अब आप आ गए हो ना तो खोलो इस डोर को, मुझे बाहर जाना है भाई के पास। पीहू की बातें सुनकर त्रियांश का मुंह उतर जाता है। उसे लगा था कि पीहू उसे देखकर खुश हो रही है, पर उसे तो अब पता चला कि उसका इंतजार तो ये डोर खोलने के लिए हो रहा था। पता नहीं पर त्रियांश को ये बात अच्छी नहीं लगती है। तभी त्रियांश पीहू के पास आता है जो बेड पर बैठी थी, उसके पास आके त्रियांश उसके ऊपर झुकता है, जिसे पीहू अपने प्यारी बड़े बड़े मासूम आंखों से त्रियांश को टुकुर टुकुर देख रही थी। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि त्रियांश उसके पास क्यों आ रहा है। त्रियांश उसके प्यारे मासूम से चेहरे के बिल्कुल पास चला जाता है और उसे बड़े गौर से देखने लगता है। पीहू सच में बहुत मासूम है, जो उसके चेहरे से दिख भी रहा था वो उसके चेहरे के हर एक फीचर को अच्छे से देख रहा था। तभी उसकी नज़र पीहू के गुलाबी होठों पर जाके रुक जाती है। उसे अब पीहू के होठ चाहिए थे, इसलिए वो पीहू के होठों की तरफ बढ़ने लगा था, पर हमारी मासूम सी पीहू को त्रियांश के इरादों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो तो बस त्रियांश को टुकुर टुकुर देख रही थी। त्रियांश पीहू के होठों से कुछ इंच ही दूर था कि तभी बाहर से किसी से डोर नॉक किया, जिसे त्रियांश अपने सेंस में वापस आया और खुद को पीहू के इतने करीब देखकर जल्दी से पीहू के पास से दूर हो गया और अपनी आंखों को कस के बंद करके खुद से बोला, ये मुझे क्या हो जाता है इसको देखकर। तभी पीहू त्रियांश के भारी भरकम हाथों को अपने नाजुक हाथों से पकड़ लेती है और बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल डोर खोलो ना, देखो भाई बाहर है। त्रियांश जो अपने आप से ही लड़ रहा था, उसे जब अपने हाथों में इतना मुलायम हाथ महसूस होता है तो उसका गुस्सा कहीं गायब हो जाता है और वो पीहू के हाथों को देखने लगता है, जो अपने नन्हे नन्हे हाथों से त्रियांश का एक भारी भरकम हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जो उसे नहीं हो पा रहा था। त्रियांश बस उसकी हरकतों को देख रहा था। पीहू अपने दोनों हाथों से त्रियांश का एक हाथ बड़ी मुश्किल से उठा पा रही
थी या ये कहे कि उसे उठाने की कोशिश कर रही थी जो उसे नहीं हो पा रहा था। ये देखकर त्रियांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी फिर से डोर नॉक होता है तो पीहू फिर से बोलती है, राक्षस अंकल डोर खोलो ना। तभी त्रियांश भी चीर जाता है और जाके डोर ओपन कर देता है, जिसे देख पीहू खुश हो जाती है और जल्दी से त्रियांश के हाथ के नीचे से निकलकर बाहर चली जाती है, जिसे देख त्रियांश का गुस्सा और बढ़ जाता है क्योंकि त्रियांश ने पूरा डोर ओपन नहीं किया था। फिर भी पीहू उसके हाथों के नीचे से निकलकर चली गई। त्रियांश अपने मन में बोलता है, इस लड़की को इतनी क्या जल्दी से मेरे रूम से बाहर जाने की, जो थोड़ा रोक भी नहीं सकती है। पीहू अपने मासूम से आंखों से वीर को देखते हुए बोलती है, भाई भूख लगी है। वीर पीहू की बात सुनकर उसे देख मुस्कुरा देता है और बोलता है, जाओ जाके तैयार हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं। पीहू का मुंह बन जाता है। वीर की बात सुनकर वो अपने नन्हे नन्हे हाथों को अपने छोटे से पेट पर रखकर बड़े क्यूटली बोलती है, सब इन लंबे बालों वाले राक्षस अंकल के कारण हुआ है। त्रियांश जो उसकी हरकतें देख रहा था, उसके मुंह से ये सुन के कि सब उसकी वजह से हुआ है, ये सुन के उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो पीहू को देख अपनी कॉल वॉइस में बोलता है, मेरी वजह से क्या हुआ है सब। वीर भी सोच में पड़ जाता है कि त्रियांश की वजह से कैसे हो सकता है, तो वीर से रहा नहीं जाता तो वीर पीहू से पूछ ही लेता है। वीर बोलता है, कैसे पीहू, इसके कारण कैसे हुआ है। तो वीर अपना मुंह बना के त्रियांश को देखते हुए बोलती है, ये जो लंबे बालों वाले राक्षस अंकल है ना, आज नंगे पुंगे होके घर में घूम रहे थे। ये सुन के त्रियांश के होश फिर एक बार उठ जाते हैं और वीर तो कुछ गलत ही समझ लेता है और त्रियांश को अपनी छोटी छोटी आंखें करके देखने लगता है और बोलता है, त्रियांश तुझे शर्म नहीं आती है, एक बच्ची के सामने तू ऐसे घूम रहा था। त्रियांश तो पहले ही चीर चुका था, उसे पीहू की बातों से ही चीर मच रही थी क्योंकि पीहू उसे बार बार नंगा पुंगा बोल रही थी, जिसे सुनकर त्रियांश को गुस्सा आ रहा था और अब तो वीर ने भी गुस्से में घी डालने का काम कर दिया। वो गुस्से से वीर को देख बोलता है, पागल हो गया है क्या, इस पागल लड़की की बात सुनकर ये जो बोलेगी थी सच मान लेगा। तभी वीर पीहू को देख बोलता है, पीहू ऐसे मस्ती नहीं करते हैं और झूठ भी नहीं बोलते हैं और इतना गंदा झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, चलो जाओ जाके तैयार हो जाओ। तभी पीहू तपाक से बोलती है, पीहू झूठ नहीं बोलती है भाई, पीहू को तो झूठ बोलना आता ही नहीं है। तभी वीर त्रियांश को देख बोलता है, ये क्या बोल रही है त्रियांश तू सच में। त्रियांश चीर के बोलता है, इसके हिसाब से तो मैं टावेल मैं भी नंगा पुंगा हूँ। इतना बोल के त्रियांश गुस्से से वीर को देख अपने दांत पिसते हुए बोलता है, और मैं तुझे की सफाई दे रहा हूँ, मेरी मर्जी में कैसे भी रहूँ कैसे भी घूमूं। इतना बोल के त्रियांश जोर से डोर बंद करता है, जिसकी आवाज से पीहू डर जाती है और बोलती है, ये राक्षस अंकल सच में एक राक्षस है। इतना बोल के पीहू वहां से चली जाती है। वीर अपना सर खुजाते हुए बोलता है, ये त्रियांश को क्या हो गया है, ये पहले तो ऐसा नहीं था, अब क्या हो गया है। इतना बोल के वीर भी वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद पीहू नहा के बाहर आती है। उसने एक छोटा सा फ्रॉक पहना था जो उसके घुटनों तक था, जो वीर से ऑर्डर किया था पीहू के लिए कपड़े। त्रियांश जो चेयर पर बैठकर नाश्ता कर रहा था, वो उसकी नज़र पीहू पर जाती है जो नीचे आ रही थी। उसे देख त्रियांश बस उसे देखता ही रह गया था। पीहू अभी अभी नहाकर बाहर आई थी, जिस वजह से उसके बाल गिले थे, जिसमें से अभी भी पानी टपक रहा था और उसकी स्किन थोड़ी लाल हो गई थी, जो गर्म पानी की वजह से हो गई थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, नेचुरल ब्यूटी। वो जल्दी सी नीचे आती है और एक चेयर पर जाके बैठ जाती है जो त्रियांश के बगल वाली थी। त्रियांश तो बस उसे ही देख रहा था, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, फिर भी पीहू कितनी खूबसूरत लग रही थी। उसकी वो नीली आंखें जिसमें त्रियांश खोता जा रहा था। पीहू तो बस अपने नाश्ते को देख रही थी जो एक मैड लेके आ रहा था। उसे देखते हुए पीहू बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी। पीहू अपने होठों पर जीभ फिराते हुए उस नाश्ते को देख रही थी जो अभी अभी उस मेड ने रख कर गया था। त्रियांश जो पीहू के हर एक एक्सप्रेशन देख रहा था। पीहू जब ये हरकत करती है, जब अपने होठों पर अपनी जीभ फेरती है, तब त्रियांश का गाल सूख जाता है और वो उसके नेचुरल पिंक लिप्स को देखता ही रह जाता है। उसका ध्यान तब टूटता है जब पीहू वीर को बोल रही थी, भाई आपने कहा था ना मेरे लिए आप आते हुए आइसक्रीम लेके आओगे। त्रियांश अपने सेंस में आता है और पीहू को देखता है जो नाश्ता कर चुकी थी। अब आप लोग ये मत सोचना कि पीहू इतनी जल्दी कैसे खा सकती है, नहीं, पीहू ने जल्दी नाश्ता नहीं किया था, बल्कि त्रियांश ही इतना पीहू ने खो गया था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा किसी चीज़ का। वो बस पीहू के होठों को देख रहा था, उसमें ही त्रियांश पूरा खो चुका था, जिस वजह से उसे टाइम का पता ही नहीं चला कि को 15-20 मिनट से उसे ही देख रहा है। त्रियांश अपना सिर झटक देता है और अपने आप से बोलता है, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं इस पिद्दी सी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, नहीं ऐसा कभी नहीं जो सकता है, मैं त्रियांश ओबरॉय हूँ, कोई लड़की कभी मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकती है, फिर चाहे ये पिद्दी से लड़की ही क्यों ना हो। इतना बोल के त्रियांश अपना नाश्ता करने लगता है।
वीर जो नाश्ता कर रहा था वो पीहू की बात सुनकर बोलता है, हाँ मारी माँ लेके आया हूँ तेरे लिए आइसक्रीम। तभी पीहू अपनी क्यूट सी आवाज में बोलती है, अरे आप भी इन बुद्ध राक्षस अंकल के साथ रहते रहते आप भी बुद्धू हो गए हो। वीर जो नाश्ता कर रहा था वो ये सुनते ही जल्दी से त्रियांश को देखता है जो खाते खाते रुक गया था, उसकी आंखों का कलर लाल होता जा रहा था। तभी पीहू आगे बोलती है, मैं आपकी माँ नहीं हूँ, आपकी बहन हूँ बुद्ध भाई। वीर अपने सिर पर मार लेता है और एक गहरी सांस लेके अपने आप से बोलता है, कीव कीव गया मैं इस लड़की को किडनैप करने। ये लड़की खुद अपनी मौत को दावत दे रही है। एक तो इसे लंबे बालों वाला राक्षस अंकल बोलती है, एक बार इसे बुद्धू बोल चुकी है, अब फिर से इसे बुद्धू बोला है, अब ये गई काम से, अब इसे कोई नहीं बचा सकता है त्रियांश से। तभी वीर के कानों में पीहू की चीखने की आवाज आती है जो जोर से चीखी थी, जिसे सुनकर वीर से अपनी आंखों को और कस के बंद करते हुए बोला, गई पीहू आज कीव इसके अंदर के सोए हुए राक्षस को जगाया इसने। पीहू की चीख सुनकर वीर ने अपनी आंखों को और कस के बंद कर लिया था। पीहू की आवाज वीर के कान में आती है जो रो रही थी। वीर धीरे से अपनी एक आंख को खोलकर सामने देखता है जहां पीहू त्रियांश के गोद में थी और त्रियांश उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। पीहू ने जब त्रियांश को बुद्धू बोला था तब त्रियांश का पारा हाई हो गया था और पीहू त्रियांश के बगल वाले चेयर पर ही बैठी हुई ही, जिसके वजह से त्रियांश ने अपना एक हाथ आगे किया और बिना पीहू को देखे अपने पास खींच लिया। जैसे पीहू त्रियांश के गोद में आके बैठ गई, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या, इसलिए पीहू जोर से चीखी थी। वीर अपनी आंखों को खोलकर त्रियांश और पीहू को देखने लगता है। जहां पीहू रो रही थी वहीं त्रियांश उसे गुस्से से देखते हुए पीहू की मुलायम गालों को अपने सख्त हाथों सबों से पकड़ता है और बोलता है, तुम पिद्दी सी लड़की मेरे सामने अपनी जुबान चला रही हो। त्रियांश ओबरॉय के सामने पता नहीं तुम्हें मैं कितना खतरनाक क्या कहा था अभी तुमने मुझे। पीहू रो रही थी और रोते हुए ही त्रियांश को देख रही थी। आज उसे त्रियांश किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि त्रियांश की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसका चेहरा तो पहले से ही एक्सप्रेशन लेस होता है और से उसके चेहरे पर गुस्सा जिसे वो और खतरनाक लग रहा था, और उसे खतरनाक बनाने का काम उसके लंबे बालों का था जो उसने खुले छोटे थे जो हल्के हल्के उठ रहे थे। जैसे देख पीहू की सीटी पीटी गुल हो गई थी, कहा मासूम सी पीहू और कहा ये राक्षस त्रियांश। पीहू रोते हुए त्रियांश के मजबूत हाथों पर अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों से मार रही थी जो त्रियांश के हाथ पीहू के गाल को पकड़े हुए था। त्रियांश ने कस के पीहू के गाल नहीं पकड़े थे, उसे पता था कि पीहू कितनी नाजुक है। उसे हाथ लगाते ही त्रियांश को उसकी नाजुकता का एहसास हो गया था, पर पीहू के लिए त्रियांश का हल्का पकड़ना भी उसके लिए कस के था, जिसे उसे दर्द हो रहा था और वो रोते हुए अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके मजबूत हाथों पर मार रही थी, पर इसका भी कोई फायदा नहीं था, कहा त्रियांश की लग रहा थी। पीहू के रोने से उसे बार बार मारने से त्रियांश चीर रहा था, उसे काफी गुस्सा आता है और वो पीहू पे फिर से चिल्लाता है, चुप एकदम चुप, ज्यादा हाथ चल रहे हैं तुम्हारे और तुम्हारा ये मुंह कुछ ज्यादा नहीं चलता है, जब देखो तब बस बक 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 करते रहती हो। ये सब बोलते हुए त्रियांश पीहू के होठों को पकड़ लेता है और आके बोलता है, ज्यादा बक बक की ना, अब तो तुम्हारा ये जो छोटा सा मुंह है ना उसे सिल दूंगा नहीं तो। इतना बोलकर पीहू का मुंह खोलता है और उसकी जीभ को पकड़ के आगे बोलता है, नहीं तो तुम ही ये को जीभ है ना उसे ही काट दूंगा, ना रहेगा बास ना बजेगी बशुरी। पीहू भी कहा कम थी, वो भले ही रो रही थी, पर जब त्रियांश ने उसकी जीभ पकड़ी तो पीहू की आंखों में चमक आ गई जो त्रियांश ने देख लिया था, पर कुछ समझ पाता उसे पहले ही पीहू ने उसके उंगली को अपने दांतों तले दबा दिया। पीहू अपने छोटे छोटे दांतों से त्रियांश की दो उंगली को चबा रही थी, जिसे त्रियांश ने उसकी जीभ को पकड़ा हुआ था। पीहू अपने आंखों में आंसू और चमक लिए त्रियांश की आंखों में देखते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर त्रियांश की उंगलियों को काट रही थी। उसे लग रहा था कि उसके ऐसे करने से त्रियांश को दर्द होगा और उसके आंखों में भी पानी आएगा, इसलिए बेचारी पीहू उसकी आंखों में देख रही थी, पर उसे क्या बता उसके सामने बैठा ईशान है ही नहीं तो उसके इतना काटने से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। त्रियांश पीहू की बचकानी हरकतें देख रहा था कि कैसे वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी दोनों उंगली को काट रही थी। उसकी इतनी सारी मेहनत देखकर त्रियांश अपना सिर ना में हिला देता है। तभी पीहू एकदम से उसके उंगली को छोड़ देती है और जल्दी से उसकी गोद से उतरकर उसके गाल को जोर से अपने छोटे छोटे दांतों से काट लेती है और भागकर वीर के पास चली जाती है और जाके वीर के पीछे खड़ी हो जाती है और त्रियांश को देखकर बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल आप सच में बुद्धू हो, आपको नहीं पता कि जीभ पर कोई बशुरी नहीं होती है तो कैसे बाजेगी बशुरी बुद्धू अंकल।
वीर पीहू की बात सुनकर सदमे में चला जाता है और अपने आप से बोलता है, क्या पागल लड़की है ये, इसे ये भी नहीं पता कि ये एक कहावत है। और तो और ये त्रियांश को कुछ भी बोल रही थी और उसे पंगे ले रही थी, जिसके सामने अच्छे अच्छे अपना मुंह खोलने से पहले 1000 बार सोचते हैं, जिसके नाम से ही लोग कांपने लगते हैं। ये पागल लड़की उसे कुछ भी बोल रही थी। तभी तो वीर की नज़र त्रियांश पर जाती है, जिसे देख वीर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वीर जल्दी से पीहू को अपने साथ लेके हॉल में आता है, जो सामने ही था। वीर पीहू को देख बोलता है, पीहू अब एकदम चुपचाप यहाँ बैठी रहो। इतना बोलकर वीर पीछे देखता है तो त्रियांश डाइनिंग टेबल पर नहीं था, जिसे देख वीर अपनी नज़र सीढ़ियों की तरफ करता है, जहाँ से त्रियांश अपने रूम में जा रहा था, जिसे देख वीर भी त्रियांश के पीछे जाता है। त्रियांश अपने रूम का डोर खोलकर जल्दी से अंदर आता है और अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने लगता है, जो काफी हद तक बढ़ चुकी थी। त्रियांश पागलों की तरह बिहेव करने लगा था, उसका कंट्रोल अपने आप नहीं हो रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे हो ही नहीं रहा था। तभी वीर भी रूम में आता है और त्रियांश की हालत देखकर उसके भी पसीने छूट जाते हैं। वो जल्दी से त्रियांश के पास आता है और उसे पकड़ के बेड पर बैठा देता है और बोलता है, त्रियांश तू ठीक है। त्रियांश अपने बाल पकड़ के खींचने लगता है और अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए लंबी लंबी सांस लेने लगता है, जिसे देख वीर बोलता है, त्रियांश ये कैसे हो गया। त्रियांश कुछ बोल नहीं पा रहा था। वीर जल्दी से अपना फोन निकालता है आए और किसी को कॉल करता है। 2 रिंग में ही सामने से फोन पिक होता है तो वीर जल्दी से बोलता है, डॉक्टर त्रियांश को फिर से वैसे ही होने लगा है, अब क्या करूं और ये कैसे हो गया। तभी सामने से डॉक्टर बोलता है, क्या कोई लड़की ने उसे इंटेंशनली छुआ है। तभी वीर को पीहू का त्रियांश के गाल पर कटना याद आता है, जिसे याद करके वो अपने आप से बोलता है, पर पीहू ने तो इसे इंटेंशनली नहीं छुआ है। तभी सामने से आवाज आती है, हेलो। वीर जल्दी से बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप बस मुझे बताओ क्या करना है आगे, क्योंकि त्रियांश की हालत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर बोलता है, अब क्या करना है वही जो तुम हमेशा करते हो, उसे इंजेक्शन दो या फिर लड़की। वीर ये सुन कर फोन रख देता है और त्रियांश को देख बोलता है, त्रियांश मैं किसी लड़की का इंतजाम करता हूँ। इतना बोलकर वो जाने लगा, पर त्रियांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए ना में सिर हिला दिया, जिसे देख वीर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो त्रियांश को देख बोला, क्या फिर ये ठीक कैसे होगा तू। त्रियांश उसे इंजेक्शन लाने बोलता है, जिसे सुन वीर बोलता है, अभी इंजेक्शन मेरे पास नहीं है, तू रुक मैं लड़की को ही लाता हूँ। त्रियांश उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, नहीं मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए। वीर बोलता है, ठीक है फिर कुछ देर खुद को कंट्रोल कर, मैं अभी इसका डॉट लेके आता हूँ। इतना बोल के वीर बाहर जाने लगता है तो त्रियांश उसे देख बोलता है, वीर उस लड़की को मेरे रूम में मत आने देना, गलती से भी वो लड़की मेरे रूम में नहीं आनी चाहिए। इतना बोल के त्रियांश रूम लॉक करता है और अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ जाता है। वीर भागता हुआ नीचे आता है और बाहर जाने लगता है तो उसकी कदम वहीं रुक जाते हैं। वो अपनी आंखों को घुमा के पीहू को देखता है, जो ऊपर त्रियांश के रूम को देख रही थी, जिसे देख वीर जल्दी से पीहू के पास जाता है और उसे देख बोलता है, पीहू देखो तुम यही बैठी रहो जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक, और हाँ उस लंबे बालों वाले राक्षस अंकल के रूम में तो बिल्कुल मत जाना। हाँ पीहू का मुंह बन जाता है और वो बोलती है कि भाई क्या हुआ, वो राक्षस अंकल ऐसे क्यों चले गए अपने रूम में, उन्हें क्या हुआ है। वीर कुछ नहीं बोलता है और एक सर्वेंट को बुला के बोलता है, इसके लिए आइसक्रीम लेके आओ। इतना बोल के टीवी भी लगा देता है और पीहू को देख बोलता है, देखो पीहू भाई की बात मानो, जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुम यही रहो, ऊपर मत जाना, खास करके राक्षस अंकल के रूम में तो बिल्कुल नहीं। हाँ पीहू भी हाँ में सिर हिला देती है तो वीर चैन की सांस लेता है और जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। तभी वो सर्वेंट आइसक्रीम लाके देता है उसे, तो पीहू सब कुछ भूल कर आइसक्रीम खाते हुए टीवी देखने लगती है। वो सर्वेंट भी वहां से चला जाता है, अब वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद पीहू की आइसक्रीम खत्म हो जाती है, जिसे देख पीहू का मुंह बन जाता है और वो बोलती है, अरे आइसक्रीम खत्म हो गई। तभी पीहू के कानों में कुछ टूटने की आवाज आती है, वो ऊपर देखती है तो फिर से कुछ टूटने की आवाज आती है, जिसे देख पीहू बोलती है, अरे ये तो राक्षस अंकल के रूम से आवाज आ रही हे राक्षस अंकल कहीं गिर तो नहीं गए ना। इतना बोलकर पीहू खड़ी हो जाती है और त्रियांश के रूम की तरफ बढ़ जाती है। त्रियांश के रूम के बाहर आके उसका डोर नॉक करते हुए अपनी क्यूट सी आवाज में बोलती है, राक्षस अंकल क्या आप गिर गए हो। पीहू बार बार डोर नॉक कर रही थी, तभी डोर ओपन होता है और त्रियांश पीहू को देखता है। पीहू त्रियांश को देखकर डरते हुए बोलती है, राक्षस अंकल आपको क्या हुआ है, देखो आपकी आंखें। उसने इतना ही कहा था कि त्रियांश ने उसका हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया।
वहीं हॉस्पिटल में अधीर गुस्से से कॉरिडोर में घूम रहा था, वो गुस्से से कांप रहा था, उसे काफी गुस्सा आ रहा था। तभी वहां एक बॉडीगार्ड आता है और उसे देख बोलता है, सिर अधीर जो गुस्से से घूम रहा था ये सुनते ही रुक जाता है और उस बॉडीगार्ड को देखता है। वो बॉडीगार्ड अधीर की आंखें देखकर एक कदम पीछे चला जाता है क्योंकि उसकी आंखें आग उगल रही थी। वो इस टाइम बहुत खतरनाक लग रहा था। अधीर उसे देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में बोलता है, बोलो क्या पता चला। वो उसे इतने गुस्से में देखते हुए बोलता है, सो हमने बहुत पता लगाने की कोशिश की पर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे बॉडीगार्ड कहाँ गए हैं, उसकी लाश तक हमें नहीं मिल रही है। और उस बॉडीगार्ड ने इतना ही कहा था कि उसकी आवाज उसके गले में ही रह गई और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा था क्योंकि अधीर ने उसका गला काट दिया था। वो बॉडीगार्ड नीचे जमीन पर गिरकर अधीर को देख रहा था जो उसे ही अपनी जलती हुई आंखों से देख रहा था। अधीर के हाथ में एक चाकू था जिसे जमीन पर टप टप खून की बूंदें गिर रही थी। ये उसी बॉडीगार्ड का खून था जिसे अभी अधीर ने जान से मारा है। अधीर उसे देख जमीन पर बैठते हुए उसे अपनी जलती हुई आंखों से देखते हुए बोलता है, क्या काम तुम जैसे नालायकों का, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे के भी मेरे सामने खाली हाथ आ गए, इतना सा भी पता नहीं लगा पाए कि वो बॉडीगार्ड कहाँ चले गए। इतना बोलकर अधीर फिर से उसके सीने पर वही चाकू मार देता है। अधीर का असिस्टेंट वहां आता है, वो ये नज़ारा देख कर डर जाता है और अपने आप से बोलता है, कहाँ है पीहू मैडम, क्योंकि ये जानवर अपने असली रूप में आ रहा है। अगर पीहू नहीं मिली तो ये ऐसे ही सबको मारता जाएगा। तभी उसके कानों में एक दिल दहला देने वाली आवाज आती है जो अधीर की थी। अधीर उसे बिना देखे बोलता है, इस लाश को ठिकाने लगा और जल्द से जल्द मुझे उस इंसान की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसने मेरे भाई को इस हाल में पहुंचाया है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं ला पाए तो अगला नंबर तेरा होगा। वो आदमी डर जाता है और जल्दी से उस लाश को लेके जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ त्रियांश पीहू का हाथ पकड़ के अंदर खींच लेता है और डोर लॉक करता है। पीहू को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। तभी उसके कानों में त्रियांश की आवाज आती है जो बोल रहा था कि वाई हो यहाँ। पीहू उसकी आवाज सुनकर अपने होश में आती है और उसे देखती है तो अपनी क्यूट सी आवाज में बोलती है, वो राक्षस अंकल आप गिर गए क्या। त्रियांश जल्दी से पीहू से दूर होता है और अपने आप को कंट्रोल करते हुए पीहू को बिना देखे बोलता है, नहीं किसने कहा मैं गिर गया हूँ और तुम्हें वीर में बताया नहीं क्या कि इस रूम में मत आना। तभी पीहू अपने मासूम से आवाज में बोलती है, अरे हाँ भाई ने कहा था कि राक्षस अंकल के रूम में मत जाना पर मुझे न आपके रूम से कुछ टूटने की आवाज आई तो पीहू को लगा राक्षस अंकल गिर गए, इसलिए पीहू राक्षस अंकल की मदद करने आए हैं। तभी त्रियांश पीहू की इतनी प्यारी और मासूमियत भरी आवाज सुनकर उसके अंदर की बेचैनी और बढ़ जाती है। वो पीछे मुड़ के पीहू को देखता है जो मासूमियत से अपनी पलकें झपकाते हुए त्रियांश के पूरे रूम को देख रही थी जिसका हाल त्रियांश ने पूरा खराब कर दिया था। जिसे देख पीहू मासूमिया से बोलती है, राक्षस अंकल यहाँ क्या कोई तूफान आया था, देखो आपके रूम की क्या हालत हो गई है। त्रियांश खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा था पर उसे अब रहा नहीं जाता है। जब जब वो पीहू का खूबसूरत चेहरा देखता है तो उसके अंदर का राक्षस जागने लगता है। उसे उसकी मासूमियत अपने तरफ खींच रही थी। त्रियांश पीहू के पास जाता है और उसे अजीब नजरों से देखने लगता है जिसे पीहू जैसी मासूम लड़की नहीं समझ पा रही थी। त्रियांश पीहू के बहुत पास चला जाता है और उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए उसके गले की तरफ बढ़ जाता है और उसकी खुशबू को अपने अंदर सामने लगता है। त्रियांश बड़े अजीब तरीके से पीहू के गले को सूंघ रहा था। तभी उसकी नज़र पीहू की गुलाबी होती पर जाती है। वो उसके होठों की तरफ बढ़ जाता है पर फिर से खुद को कंट्रोल करते हुए अपनी मिट्टी कस के बंद करता है और जोर से चिल्लाता है, जाओ यहाँ से। पीहू जो त्रियांश की हरकतें देख रही थी पर उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पर जब त्रियांश की इतनी जोर की आवाज सुनकर पीहू डर जाती है और त्रियांश को देखते हुए बोलती है, राक्षस अंकल आपको क्या हो गया है, आपकी आंखें ऐसे क्यों भी। त्रियांश जो खुद को कंट्रोल कर रहा था वो पीहू को देखकर और जोर से उस पे चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने कहा जाओ यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए लिटिल गर्ल, मैंने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है। तभी त्रियांश के कानों में आवाज आती है जो पीहू की थी। पीहू रोते हुए बोलती है, आप गंदे वो राक्षस अंकल आपने पीहू को डांटा, पीहू मम्मी को आपकी शिकायत करेगी और भाई को भी कि आपने पीहू का जोर से डांटा। पीहू आपसे बात नहीं करेगी, कभी भी बात नहीं करेगी, पीहू यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। इतना बोल के पीहू डोर खोलने लगती है। पीहू ने अभी डोर ओपन ही किया था कि त्रियांश ने उस डोर को जोर से बंद कर दिया जिसे बहुत जोर की आवाज हुई जिसे सुनकर पीहू और डर गई और जोर से रोने लगी। त्रियांश ने उसकी दोनों बाजू पकड़ के अपने सामने किया और उसे गुस्से से देखते हुए अपने दांत पिसते हुए बोला,
क्या बोला तुमने कि मुझसे दूर जाओगी, मुझसे बात नहीं करेगी? तभी पीहू और जोर जोर से रोते हुए बोलती है, आप गंदे हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बार बार अपने लिए गंदा वर्ड सुनकर त्रियांश का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो पीहू को देख अपने दांत पिसते हुए गुस्से से देख बोलता है, क्या बार बार गंदा ईशान लगा रखा है? गंदा इंसान क्या होता है मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। इतना बोल के त्रियांश पीहू को बेड पर फेंक देता है और खुद उसके ऊपर आके उसे किस करने लगता है। त्रियांश पीहू के होठों को किस कर रहा था और पीहू हे की बस रो रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब पीहू की सांस उखड़ने लगी तो त्रियांश ने उसे छोड़ दिया, पर त्रियांश के अंदर जो बेचैनी हो रही थी, जो उसे तकलीफ हो रही थी, उसे किसी लड़की की जरूरत थी। वो त्रियांश अब शांत होने लगा था। पता नहीं क्या था पीहू में को त्रियांश के अंदर की बेचैनी को कम कर रही थी। त्रियांश के अगर को तूफान मचा था उसे वो शांत कर रही थी, पर अभी भी त्रियांश अपने आप में नहीं था। उसे अपने सामने कोई है, क्या चल रहा है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। त्रियांश पीहू के होठों को छोड़ देता है और इसके गर्दन पर आके वहाँ किस करने लगता है, जिसे पीहू को काफी अजीब लग रहा था। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से त्रियांश को अपने आप से दूर कर रही है ही, पर त्रियांश जैसे बॉडी बिल्डर को अपने आप से दूर करना पीहू जैसे जनुक से लड़की के लिए इम्पॉसिबल था। त्रियांश पीहू के गले पर जोर से काट लेता है, जिसे पीहू की चीख निकल जाती है वो और जोर जोर से रोने लगती है। पर त्रियांश के कानों में पीहू का रोना तो जा रहा था, पर उसके अंदर जो चल रहा था वो शांत हो रहा था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी करना या समझना नहीं आ रहा था। पीहू के बार बार मारने से वो चीर जाता है और उसके दोनों हाथ पकड़ के उसके सर के ऊपर लगा देता है और पीहू के गालों पर किस करने लगता है। त्रियांश अब शांत हो रहा था। पीहू के गालों पर किस करते करते त्रियांश वैसे ही पीहू के आधा ऊपर सो जाता है। त्रियांश के हाथ जो पीहू के हाथों को पकड़ा हुआ था वो ढीला हो जाता है। पीहू जल्दी से अपने हाथ को छुड़ाती है और अपने हाथों को नीचे लेके त्रियांश के खुले सीने पर रखकर उसे पूरी ताकत लगाकर धकेलते हुए अपनी क्यूट सी प्यारी आवाज में बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल उठो, मेरे ऊपर से देखो आप कितने हैवी हो। त्रियांश को पीहू के आधा ऊपर था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पीहू के धकेलने से कहा, ये मस्कुलर बॉडी का मालिक हिलाने वहा था। इस नाजुक सी लड़की से पीहू काफी स्ट्रगल करती है, पर त्रियांश को नहीं हिला पाती है। त्रियांश का हाथ पीहू के गले पर था, जिसे पीहू को दर्द होने लगा था। वो कैसे कैसे करके त्रियांश का हाथ उठाती है, पर तभी उसके हाथों में दर्द होने लगता है और त्रियांश का बड़ा वाला था पीहू के छोटे छोटे हाथों से छूट जाता है और त्रियांश का हाथ पीहू के पेट पर गिर जाता है, जिससे फिर से पीहू की चीख निकल जाती है और वो अपनी आंखों में पानी लिए त्रियांश को देखती है, जिसकी आंखें बंद थी। वो उसे देखते हुए रुवाशी आवाज में रोते हुए बोलती है, आप सच में राक्षस अंकल हो और आप कितने हैवी हो, पहाड़ भी आपसे कम हैवी होगा, आपसे उनसे भी ज्यादा हैवी हो। त्रियांश अपने होश में नहीं था, पर उसके कानों में हल्की हल्की पीहू के रोने की आवाज जा रही थी, जिसे सुनकर त्रियांश अपनी आंखों को खोलता है, पर उसकी आंखों में कुछ और ही था जिसे पीहू नहीं समझ पा रही थी। त्रियांश पीहू को देखता है जो रो रही थी। त्रियांश उसे देख अपने आप को देखता है, जिसका हाथ सिर्फ पीहू पर था। वो पीहू को यहाँ से जाने देना चाहता था, पर पीहू के पास रहते हुए उसे एक सुकून मिला रहा था जो आज तक उसे नहीं मिला था। इसलिए त्रियांश फिर से अपनी आंखों को बंद करता है और पीहू को पकड़ के और अपने पास खींच लेता है, जिसे पीहू त्रियांश के सीने से जा लगती है, जिसे त्रियांश के अंदर की बेचैनी कम हो जाती है। पर पीहू का मुंह बन जाता है और वो त्रियांश को देखते हुए बोलती है, राक्षस अंकल मुझे छोड़ो, नहीं तो मैं आपको काट लूंगी। अब त्रियांश को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, जिसके चलते उसे पीहू की बातें भी सुनाई नहीं दे रही थी। पीहू चीर जाती है और अपना सिर थोड़ा ऊपर करके त्रियांश को देखती है और अपनी आंखों को छोटा करके बोलती है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना बोलकर पीहू अपने छोटे छोटे दांतों को त्रियांश के मस्कुलर सीने पर रख देती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर त्रियांश को कटती है। पर त्रियांश को कहाँ दर्द होने वाला था, इतने से पीहू फिर से त्रियांश को देखती है, जो अभी भी आंखें बंद कर था। पीहू फिर से उसे कटती है। ऐसे ही पीहू जाने कितने बार त्रियांश को अपने छोटे छोटे दांतों से कटती है, पर त्रियांश के चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं आती है, जिसे देख पीहू डर जाती है और बोलती है, लगता है ये राक्षस अंकल सच में एक राक्षस है, तभी तो इन्हें दर्द नहीं हो रहा है, पर अब मैं यहाँ से कैसे निकालूंगी बाहर। तभी वीर घर के अंदर आता और ऊपर की तरफ जाने लगता है त्रियांश के रूम में कि उसे कुछ याद आता है। वो अपनी नजरों को हॉल की तरफ करता है तो उसे वहां पीहू नहीं मिलती है। पीहू को ना देखकर वीर डर जाता है। वो जल्दी से एक सर्वेंट को बुलाता है और बोलता है, पीहू कहाँ है? वो सर्वेंट बोलता है, सिर वो तो ऊपर की तरफ गई है। तो वीर उस पे चिल्लाते हुए बोलता है, किस तरफ गई है? वो सर्वेंट बोलता है, शायद त्रियांश
सर के रूम में ये सुनते ही वीर की हालत खराब हो जाती है। वो भागते हुए त्रियांश के रूम की तरफ बढ़ जाता है। वीर त्रियांश के रूम के बाहर आके जल्दी से डोर ओपन करता है। जो लॉक था वीर उसे जल्दी जल्दी खोलता है और अंदर आता है तो देखता है पूरे रूम का सामान नीचे गिरकर तोड़ दिया था। त्रियांश ने पूरे रूम की हालत खराब थी पर वो उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और बैग की तरफ बढ़ जाता है। उसे काफी डर लग रहा था पीहू के लिए। उसने नजर त्रियांश के शर्ट पर जाती है जो नीचे गिरा हुआ था। उसे देखकर तो वीर और डर जाता है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है और त्रियांश को देखता है जो पेट के बल होके बैग पर लेटा था। जिसे देख वीर थोड़ा आगे बढ़ जाता है और देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। डॉट 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 वीर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पीहू को देख रहा था जो अपने छोटे छोटे दांतों से त्रियांश के कंधों को काट रही थी। एक्चुअली सीन कुछ इस कदर था कि त्रियांश अपने पेट के बल लेता था और उसका आधा शरीर पीहू के ऊपर था। त्रियांश का चेहरा पीहू की गर्दन में था और उसका हाथ पीहू के पेट से होते हुए उसे जकड़ के रखा था जिस कारण पीहू हिल भी नहीं पा रही थी। पीहू को यहाँ से बाहर जाना था। वो कब से त्रियांश का हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी पर हो ही नहीं रहा था पीहू से। इसलिए पीहू ने ये तरीका निकाला था त्रियांश को अपने ऊपर से हटाने का कि उसे अपने इन छोटे छोटे दांतों से कटने का। वीर जब पीहू को देखता है तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है क्योंकि त्रियांश ने पीहू को जकड़ के जो रखा था ऐसा लग रहा था कि एक खूंखार शेर के चंगुल में एक छोटी सी चूहिया फंस गई है जो उससे छूटने की नाकाम कोशिश कर रही है पर छूट नहीं पा रही है। वीर पीहू को ध्यान से देखता है जो त्रियांश के कंधों पर काट रही थी। तभी पीहू की नज़र वीर पर जाती है जिसे देख पीहू की आंखों में चमक आ जाती है और वो अपने दोनों हाथ कैसे कैसे करके त्रियांश के शरीर से बाहर निकाल कर अपने दोनों छोटे छोटे हाथ बाहर निकाल कर वीर के सामने करके बच्चों जैसा मुंह बनाकर वीर को अपनी क्यूट सी आंखों को टिमटिमाते हुए देखते हुए अपने क्यूट सी आवाज में बोलती है, भाई मुझे इन राक्षस अंकल के नीचे से निकालो ना। पीहू की इतनी क्यूट आवाज़ सुनकर उसकी आंखों की चमक देखकर वीर को पीहू काफी क्यूट लग रही थी किसी छोटे बच्चे की तरफ। पर वीर को याद आता है और वो पीहू को देख फिर से त्रियांश को देखता है जिसकी आंखें बंद थी जिसे देख वीर शॉक था क्योंकि वीर ने उसे कोई इंजेक्शन नहीं दिया था जिससे वो शांत हो सके और नहीं कोई लड़की थी वहां पर। फिर वीर जल्दी से पीहू को देखता है ऊपर से नीचे तक तो उसे पीहू ठीक दिखती है। तभी उसके कानों में फिर से आवाज आती है जो आवाज पीहू की थी। पीहू वीर से बोलती है, भाई मुझे निकालो ना, ये राक्षस अंकल सच में बहुत हैवी है किसी पहाड़ की तरह और इनके हाथ तो पत्थर जैसे है। तभी वीर अपने होश में आता है और जल्दी से त्रियांश का हाथ पकड़ के पीहू के ऊपर से उठाने लगता है और बोलता है, यार कुछ ज्यादा ही हैवी हो गया है, इतनी क्या जरूरत है बॉडी बनाने की, सच में पहाड़ जैसा हैवी हो गया है। इतना बोलकर वीर ने जैसे तैसे त्रियांश का हाथ हटाया और पीहू को उसके नीचे से बाहर निकाला और वैसे ही त्रियांश का हाथ छोड़ देता है जिसे त्रियांश अब पूरे तरीके से बैग पर पेट के बल लेट जाता है। पीहू बाहर निकलते ही लंबी लंबी सांस लेने लगती है और अनजाने में ही त्रियांश की पीठ पर जाके बैठ जाती है और उसे कोसते हुए बोलती है, ओह भाई ये राक्षस अंकल सच में एक राक्षस है। वीर उसकी बात सुनकर पीहू को अपनी आंखें छोटी करके देखता है और बोलता है, पीहू मैंने तुम्हें क्या कहा था कि इस रूम में मत आना, फिर क्यों आई थी तुम। पीहू अपना प्यारा सा मुंह बनाकर त्रियांश की कमर पर आलती पालती मार के बैठ जाती है और बोलती है, भाई मैं नहीं आने वाली थी पर मुझे ना कुछ टूटने की आवाज आई जैसे कोई गिर गया हो और फिर मुझे लगा ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल गिर गए हैं इसलिए मैं आई थी। और देखे इन लंबे बालों वाले राक्षस अंकल ने क्या रूम की हालत कर दी है, देखो सब कुछ तोड़ दिया है, पूरा कमरा खराब कर दिया है और अब देखो कैसे चैन से सो रहे हैं इतना नुकसान करके। और तो और मुझे भी पकड़ लिया था और मुझे इतना बोल के पीहू अपना एक हाथ गले पर ले जाती है और वीर को दिखाते हुए बोलती है, और मुझे यहाँ काट भी लिया किसी राक्षस की तरह देखो। वीर पीहू के गले पर त्रियांश के दांतों के हल्के हल्के निशान देखता है जिसे समझ जाता है कि त्रियांश क्या करने वाला था पर ये सो कैसे गया, यही बात वीर को खल रही थी। वीर जल्दी से पीहू का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारता है और बाहर ले जाते हुए बोलता है, चलो इस रूम से बाहर। और हाँ मेरे सामने इतना बोल दिया पर इस राक्षस के सामने मत बोलना, मेरा मतलब है कि त्रियांश के सामने मत बोलना, नहीं है इनके अंदर का खुखार जानवर जाग जाएगा और कब तुम्हें एक ही बार में निगल लेगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, तो अब इसे दूर ही रहना। हाँ पीहू और वीर त्रियांश के रूम से बाहर आ चुके थे। वीर की बात सुनकर पीहू का मुंह बन जाता है और वो बोली, पर भाई ये तो इंसानों की तरह दिखते हैं, हाँ इनके बाल लंबे हैं जैसे टीवी में नहीं दिखाते हैं राक्षस के बाल लंबे होते हैं और उसने दो दांत भी बड़े बड़े होते हैं वैसे ही है, पर ये कहीं से भी जानवर नहीं लग रहे हैं। वीर पीहू की बात सुनकर अपने
माथे पर हाथ मार लेता है, जिसे देख पीहू बोलती है, क्या हुआ भाई, आपका सिर दर्द कर रहा है? जिसे सुनकर वीर बोलता है, हाँ हाँ मेरा सिर दर्द कर रहा है। किस मुहूर्त पर मैं तुम्हें लेने गया था, मैं चेक कराना चाहिए था, मेरी गलती है सब। तभी पीहू तपाक से बोलती है, मेरी मम्मी कहती है गलती इंसान से ही होती है, तो जाने दो, जो हो गया वो हो गया, आपसे गलती हो गई ना, कोई बात नहीं है, अगली बार से मुहूर्त देख कर आना। हाँ पर अभी चलो, पीहू को बहुत जोर से भूख लगी है, पीहू को अच्छा अच्छा खाना खाना है, चलो जल्दी चलो। इतना बोलकर पीहू वीर का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए ले जाने लगी थी। जो उसे खींच भी नहीं रहा था वो तो वीर ही था, जो उसे अपनी अजीब आंखों से देखते हुए आगे बढ़ रहा था। पीहू नीचे आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है, उसे काफी भूख लगी थी। वीर बस उसे देख रहा था, तो पीहू वीर को देख अपनी क्यूट सी आवाज में बोलती है, भाई खाना लाने बोलो ना, पीहू को भूख लगी है। वीर उसकी बात सुनकर अपने होश में आता है और एक सर्वेंट को देखकर उसे खाना लाने बोलता है। वो सर्वेंट जल्दी से जाके खाना लेके आता है और पीहू को सर्व करता है। पीहू मस्त से अपना खाना एंजॉय कर रही थी, पर वीर अपने ही शौच में घूम था। वीर के दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था कि त्रियांश बिना किसी इंजेक्शन या बिना किसी लड़की के कैसे शांत हो सकता है। जब जब त्रियांश को ये होता था तब तब इंजेक्शन या फिर लड़की से ही वो शांत होता है। वीर फिर से पीहू को देखता है, पीहू उसे सही सलामत दिखती है, जो मजे से खाना खा रही थी। चटकारे मार मार कर उसे देख वीर अपने सेंस में वापस आता है। तभी पीहू बोलती है, भाई आप खाना नहीं खाओगे? तो वीर उसे देखना में सिर हिला देता है, जिसे देख पीहू अपना मुंह बना लेती है और अपना खाना खाने लग जाती है। कुछ देर बाद रूम में त्रियांश अभी भी बेड पर बिना शर्ट के पेट के बल लेता था। उसका रूम वीर से साफ करवा दिया था। त्रियांश की आंखें अब हल्की हल्की खुलने लगी थी। वो अपनी आंखों को खोलकर बैठ जाता है और अपने सिर को पकड़ लेता है। तभी उसे हर एक चीज याद आने लगती है, जिसे याद करके त्रियांश की आंखें बड़ी बड़ी होते जा रही थी, क्योंकि त्रियांश को पहले से सब याद आ रहा था कि कैसे वो ऊपर आया और अपने रूम में तोड़फोड़ मचाने लगा, कैसे वीर उसके लिए इंजेक्शन लेने गया, कैसे पीहू उसके रूम में आई, पीहू उसके रूम में आई। ये याद आते ही त्रियांश की आंखें डर से बड़ी बड़ी हो जाती है। त्रियांश को याद आता है कि कैसे वो पीहू के साथ पेश आया। त्रियांश को सिर्फ इतना याद था कि वो पीहू को किस कर रहा था और फिर उसके गले को किस करने लगा था। उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं था। त्रियांश के आंखों में डर देखने को मिल रहा था। आज पहली बार वो धीरे धीरे अपनी मुट्ठी टेढ़ी करके बेड पर देखता है। उसे वहां पीहू नहीं मिली, जिसे उसकी आंखों का डर और बढ़ गया था। वो अपने रूम को देखता है जो साफ था। त्रियांश जल्दी से बेड से उतर जाता है और बाहर की तरफ भागता है। त्रियांश अभी भी शर्ट लेस था, वो वैसे ही बाहर भागता है। वो भागते हुए सीढ़ियों की तरफ आता है और नीचे देखने लगता है। उसकी आंखों में अभी भी डर देखा जा सकता था। वो अपनी बेचैन आंखों से पूरे हॉल को टटोल रहा था, कैसे कि किसी को ढूंढ रहा हो, पर उसके आंखों को सुकून मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वक्त के साथ त्रियांश की आंखों का डर बढ़ता जा रहा था। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा था, पर आज जिंदगी में पहली बार त्रियांश के हाथ पैर कांपने लगे थे। त्रियांश अपने कांपते पैरों के साथ नीचे उतर जाता है। तभी उसके कानों में किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो किचन की तरफ बढ़ा जाता है। किचन में आके देखता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता है। उसे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अभी अभी तो किचन से कुछ गिरने की आवाज आई थी। उसे अनदेखा करके त्रियांश बाहर जाने लगता है कि उसे कुछ तो खाने की आवाज आती है। त्रियांश के कान बहुत अच्छे हैं, जिसे वो छोटी से छोटी बात भी सुन सकता है। इसी वजह से उसके कानों में ये आवाज आई, जैसे कोई कुछ लिक्विड जैसा खा रहा हो। त्रियांश अपने आंखों को पूरे किचन में घुमाता है, पर उसे वहां कोई नहीं मिलता है। जिसे वो उस आवाज को ध्यान से सुनने लगता है तो उसे वो आवाज किचन के टेबल के नीचे से आ रही थी, जिसे देख त्रियांश थोड़ा सा झुककर टेबल के नीचे देखता है तो उसकी आंखों में जो डर था, जो एक तड़प थी, वो कम हो जाती है। वो इस इंसान को ऊपर से नीचे तक अच्छे से स्कैन करता है, जैसे देख रहा हो सामने वाला इंसान ठीक है कि नहीं। तभी उसके कानों में एक शहद से भी मिठी आवाज आती है, जो बोल रही थी, नंगे पुंगे अंकल, भाई को मत बताना, मैं आइसक्रीम चोरी चुपके खा रही थी। मैंने भाई से पहले अच्छे से आइसक्रीम मांगी थी, पर भाई ने नहीं दी तो मुझे चोरी करके खानी पड़ी। आप भाई को मत बताना। हाँ, और फिर से आइसक्रीम खाने लगती है। हाँ, ये और कोई नहीं, पीहू थी। पीहू को देखकर त्रियांश के जान में जान आती है। वो जल्दी से पीहू का हाथ पकड़ के उसे टेबल के नीचे से बाहर लाता है और उसे ऊपर से लेके नीचे तक देखने लगता है, जैसे अपने मन की शांति करना चाह रहा हो। जब उसे पीहू ठीक मिलती है तो वो अब चैन की सांस लेता है और अपने आप से बोलता है, थैंक गॉड ये ठीक है। मुझे लगा कि मैंने कहीं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ये बोलते हुए वो अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। वो काफी डर गया था। उसे लग रहा था कि कहीं उसने अपने हालत के चलते पीहू को हट ना कर दिया हो। तभी
उसके कानों में पीहू की क्यूट सी आवाज आती है जो बोल रही थी, ओह लंबे बालों वाले राक्षस ड्राकुला अंकल छोड़ो मुझे, मुझे मेरी आइसक्रीम खाने दो वरन भाई आ जाएंगे। तभी उन दोनों को कानों में एक आवाज आती है जो बोलता है आज जाएंगे नहीं आ गए है। इतना बोलते हुए वीर अंदर आता है और पीहू को घूरते हुए बोलता है पीहू मैंने क्या कहा था आइसक्रीम को हाथ मत लगाना, फिर की हाथ लगाया, अभी कुछ देर पहले खाई थी ना आइसक्रीम, अगर ऐसे ही आइसक्रीम खाती रही तो बीमार पड़ जाओगी। तभी पीहू कुछ ऐसा बोल देती है जिससे दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वीर पीहू को घूर के देखता है, तभी पीहू आइसक्रीम की कटोरी टेबल पर रख देती है और वीर को देख अपनी प्यारी आंखों को टिमटिमाते हुए त्रियांश की तरफ देखकर बोलती है भाई देखो ना ये फिर से नंगे पुंगे होके पूरी घर में घूम रहे हैं, इनको तो शर्म भी नहीं आती है। शेम 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 राक्षस अंकल इतना बोल के किचन से बाहर भाग जाती है, जिसे सुनकर वीर और त्रियांश की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। त्रियांश वीर को देख बोलता है वीर ये लड़की सच में पागल है या हम दोनों को पागल बना रही है अपनी एक्टिंग से, देख कैसे सब मुझ पर डालकर चली गई। तभी वीर भी बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है हाँ यार मुझे भी कुछ यही लग रहा है, पर इसकी हरकतें देखकर मेरा डाउट क्लियर हो जाता है कि ये लड़की सब में पागल है। तभी पीहू वहां से बोलती है भाई इन लंबे बालों वाले राक्षस अंकल की बात मत सुना करो, ये खुद तो राक्षस है, आपको भी राक्षस बना देंगे, आप मेरे पास आओ हम दोनों मिलकर शिनचैन देखते हैं। भाई जल्दी आओ शिनचैन लग गया है। वीर त्रियांश को देख अपने आंखों से कुछ इशारा करता है, जिसे देख त्रियांश बोलता है हाँ मेरा भी डाउट क्लियर हो गया, दिमाग कम है इसके पास क्योंकि ये तुझे अच्छा इंसान नहीं अच्छा भाई समझती है, उसे क्या पता उसका ये भाई कितना अच्छा है। इतना बोल के वहां से जाने लगता है तो वीर उसे देख बोलता है हाँ हाँ मुझे मत में कितना अच्छा हूँ, और वो सब छोड़ तू ये नंगा पुंगा होके क्यों घूमता है घर में। त्रियांश उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोलता है क्या लगा रखा है हाँ नंगा पुंगा, उसके साथ रहते रहते उसकी भाषा बोलने लग गया है, तू क्या छोटा बच्चा है जो ये भाषा यूज कर रहा है, और वैसे भी मैं कहाँ से नंगा हूँ, हाँ देख जरा अपनी आंखों को खोलकर मैंने पेंट पहनी हुई है। इतना बोल के त्रियांश वीर के सिर में एक जोर की चपेट मारता है और बोलता है जाके उसके डीलर का पता लगा और इसे जल्द से जल्द भेज दे यहाँ से, 3 दिन में दिमाग खराब कर दिया है इस लड़की ने। इतना बोलकर त्रियांश वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अधीर हॉस्पिटल से घर आता है क्योंकि उसका भाई खतरे से बाहर था, पर अभी तक उसे होश नहीं आया था। उसे कल सुबह होश आने वाला था। अधीर के हाथ में एक दारू की बोतल थी, वो उसे पीते हुए कार ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखें लाल लाल हो गई थी। वो कार ड्राइव करते हुए सामने देखता है जहां पीहू की बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी तस्वीर थी जो सामने वाले ग्लास पर लगी हुई थी, जिसमें पीहू ने घुटनों तक बेबी पिंक कलर का फ्रॉक पहना है और उसके एक हाथ में उसका टेडी यानी कि डोडो है और एक हाथ में चॉकलेट है जो वो मजे से खा रही थी, क्योंकि उसके चेहरे की खुशी देखकर ही पता चल रहा था कि पीहू कितनी खुश है उस चॉकलेट को खा, और कुछ चॉकलेट उसके मुंह के आजू बाजू भी लगी हुई थी जिसे पीहू और क्यूट और खूबसूरत दिख रही थी। अधीर उस फोटो को देखते हुए दारू का सिप लेते हुए बोलता हे कहाँ हो पीहू, तुम कहाँ रखा है तुम्हारे माँ के मुंह। बोले भाई ने तुम्हें कहाँ चली गई हो, 3 दिन हो गए मैंने तुम्हें देखा नहीं है, पहले भी जब तुम्हारी बस एक झलक देख जाती थी तो वो मेरे लिए काफ़ी था, पर इन 3 दोनों में मुझे तुम्हारी एक झलक तक नहीं देखने मिली है। इतना बोलते हुए अधीर की आंखों ऐसी हो जाती है जैसे कि अभी आग उगल देगी। वो गुस्से में दांत पिसते हुए बोलते हैं ये अच्छा नहीं किया धानु ओबरॉय ने, उसे बहुत नाज है ना अपनी प्रॉपर्टी और पैसे पर, उसे अब मैं सब कुछ छीन लूंगा। मैं भी देखता हूँ कब तक वो तुम्हें मुझसे बचा सकता है, उसका सब कुछ छीन लूंगा। जैसे सालों पहले छीना था, मुझे कुछ भी कीव ना करना पड़े पीहू तुम्हें मेरे पास लाने के लिए, क्योंकि तुम सिर्फ अधीर को हो। अधीर की तकदीर में मैंने तुम्हें उसी दिन लिख लिया था जिस दिन तुम्हें देखा था। कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकते, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अधीर सिंह से टकरा सके, एक माफिया से टकरा सके। दुनिया के लिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पर मेरी असलियत बहुत कम लोग ही जानते हैं कि कोई हूँ मैं और क्या क्या कर सकता हूँ।